हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में एक ऐसे ट्रेडिंग मेथड के बारे में बात करने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही दिखा दी कि आपने या तो कम इन्फॉर्मेशन के साथ या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अगर आप इन ट्रेडिंग मेथड से जुड़ गए, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका लॉस भी होगा और आपके लिए सारी ट्रेडिंग मेथड्स में से ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो ये वीडियो को मैं बना ही इसी पर्पज से रही हूँ कि कोई भी बच्चा या फिर आई कैन से कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करने लग जाए। एक ऐसी वीडियो जहां पर फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज, दोनों में डिफरेंसेस, दोनों के एडवांटेजेस क्या है, इनको कैसे हम लोग कंपनी के शेयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन में किसके क्या एडवांटेज है, वो उन सब के बारे में इसी एक वीडियो में बात करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में और ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिनको समझना सबसे ज्यादा आसान हो। अगर कोई भी इस चैनल के ऊपर नया है, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, टैक्सेस में इंटरेस्टेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू की है जहां पर मैं ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, नॉलेज देने वाली हूँ, एजुकेशनल पर्पज से हर एक इंसान को, चाहे वो फाइनेंस बैकग्राउंड का हो, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम का हो या फिर ना हो, ये वो बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। चाहे आप इस नॉलेज के बेसिस पे आगे पैसे बनाएं या फिर आप पैसे इन्वेस्ट करें, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू। लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन का राइट है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात की थी शेयर्स के बारे में और डेरिवेटिव्स के बारे में कि कैसे ये दोनों क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। मैं एक छोटा सा जल्दी से रिकैप दे देती हूँ। देखो, जब भी हम लोग शेयर्स के बारे में बात करें, मतलब हम कंपनी के शेयर्स की बात कर रहे हैं कि मानो मेरे पास एक्स कंपनी का शेयर है, वाई कंपनी का शेयर है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे, मैं उस कंपनी के शेयर को बेच दूंगी और जो डिफरेंस रहा कि मैंने कितने प्राइस में खरीदा था और मैंने कितने प्राइस में बेचा, ये जो डिफरेंस है उतने का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिस प्राइस के ऊपर कंपनी के शेयर को खरीद रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में मुझे कम प्राइस के ऊपर बेचना पड़े, तो जो डिफरेंस है कि मैंने कितने पे खरीदा था शेयर और कितने पे बेचना पड़ा, ये मेरा लॉस हो जाएगा। जैसे कि जब भी हम लोग शेयर्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, हम एक कंपनी से बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास ना 1 kg गेहूं है। अब अज्यूम करने में कुछ नहीं जाता, अज्यूम करते हैं कि 1 kg गेहूं का जो प्राइस है वो 100 रुपए है। चाहूं तो मैं उसको अभी भी बेच सकती हूँ। मानो कुछ XYZ रीजन से मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद अगर मैं इस गेहूं को बेचती हूँ ना, तो मैं इसको लेट्स अज्यूम 150 रुपए के ऊपर बेच पाऊंगी, तो 50% का प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है, आपके पास एक कमोडिटी है, एसेट है, आपके पास गेहूं है, दैट इज रिलेटेड टू शेयर्स, कि आप एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है या फिर जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है और जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। वेरी बेसिक। बट व्हाट इफ अगर मैं बिना गेहूं के, जो गेहूं के प्राइसेस में इंक्रीज आ रहे हैं, मैं उसकी वजह से प्रॉफिट बनाना चाहती हूँ, तो अभी आप सोच रहे हो यार ऐसे थोड़ी पॉसिबल है कि गेहूं आपके पास है नहीं, फिर भी आपको प्रॉफिट चाहिए जब गेहूं के प्राइसेस इंक्रीज हो। एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट का नाम डेरिवेटिव है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक कंपनी है एक्स, तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं, इसका मतलब आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं है, डेरिवेटिव्स हैं, इसका मतलब आपके पास उस कंपनी के स्टॉक्स नहीं है, आपके पास बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास बस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास बस एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही उस कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही शेयर प्राइस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो अभी डेरिवेटिव बहुत तरीके के हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमें जिन डेरिवेटिव के बारे में बात करना है, एक तो हो गया फ्यूचर्स और एक हो गया हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है। अब डेरिवेटिव्स को और समझने के लिए हम डेरिवेटिव्स और शेयर्स को बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलेंगे, सच दैट दोनों की प्रॉपर्टीज भी पता लगती ही रहे और अगर इनकेस अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी हमारे सामने आता रहे। अब जो सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है वो होता है एक्सपायरी का। अगर आप डेरिवेटिव को समझ जाएंगे तो डेरिवेटिव का टाइप ही है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझना काफी इजी होगा। तो अभी के लिए मैं कॉमन टर्म का इस्तेमाल करूंगी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, जो कि है डेरिवेटिव। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि मानो लेट अस अज्यूम, एक चार्ट बनाते हूँ। ठीक है। मानो मैंने अडानी के शेयर्स खरीदे, बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से शेयर प्राइस लिख रही हूँ। मैं एक ही शेयर के बारे में बात करूंगी अब यहाँ पर इस ग्राफ में, और यहाँ पर मैंने टाइम बना दिया। अब मैंने क्या किया ना कि जब मैंने मार्केट में अडानी के एक शेयर को खरीदा था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, तो उस शेयर का प्राइस था 1000 रुपए। अब मैंने देखा कि यार कुछ टाइम के बाद जो शेयर प्राइस है ना वो गिर रहा है, कि मानो मैंने 1 महीने उसको होल्ड करके रखा, अब मैं देख पा रही हूँ कि वो जो शेयर प्राइस है 600 तक आ चुका है।
तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं सेल करूंगी, है ना, मैं और वेट करूंगी। अब मैंने देखा कि यार ये वाला जो शेयर प्राइस है इस तरीके से ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठते उठते मानो ये 1,200 रुपये हो गया। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर मानो मैं यहाँ पर सेल कर देती तो मेरा 400 का लॉस होता, क्योंकि मैंने 1000 के ऊपर खरीदा है, 600 के ऊपर बेचा है। और अगर मानो मैं यहाँ पर सेल करूं तो मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैंने 1000 में खरीदा है और 1200 में बेचा है। कि मानो अगर मैंने 28 जुलाई को शेयर खरीदा है, मेरी मर्जी है चाहे मैं उसको 1 महीने होल्ड करके रखूं, मैं 1 साल तक होल्ड करके रखूं, या फिर मैं 10 साल तक होल्ड करके रखूं, वो शेयर्स अब मेरे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। लेकिन मानो अगर मैं डेरिवेटिव्स के सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट प्रेजेंट होती है। मानो अगर मैं शेयर को खरीदने की जगह एक डेरिवेटिव को लेती और अब मानो ये डेरिवेटिव के प्राइजेस हैं, ये शेयर प्राइजेस नहीं है, एंड लेट अस अज्यूम कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 अगस्त है। इसका मतलब समझे कि चाहे एक्सपायरी डेट तक आपका लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, आपको एक्सपायरी डेट तक तो डेरिवेटिव को सेल करना ही पड़ेगा अगर आपने पहले खरीदा हुआ है। अगर मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो जो शेयर है वो हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम उसको जितना चाहे उतना होल्ड करके रख सकते हैं और ग्रेजुअली टाइम के साथ तो शेयर प्राइसेस इंक्रीज होते ही हैं, चाहे वो 1 साल के बाद हो या फिर वो 3 साल के बाद हो। और जब भी वो इंक्रीज हो तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, चाहे 100% करें या फिर उसमें से कुछ प्रपोर्शन बेच दें और जो बचा हुआ प्रपोर्शन है उसको अपने पास रख लें। दूसरा पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिटी का। जैसे कि मैंने अभी गेहूं का एग्जांपल लिया था, जहां पर हमारे पास 1 केजी गेहूं थी और हम लोगों ने अज्यूम किया था कि उस 1 केजी गेहूं का जो प्राइस है वो 100। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वाला सिनेरियो है तो क्या ऐसा कभी भी पॉसिबल होगा कि जो 1 केजी गेहूं का प्राइस जब मैंने लिया था वो 100 रुपए है, लेकिन जब मार्केट में प्राइस 50 रुपए हो जाए तब भी मैं प्रॉफिट कमा पाऊं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। शेयर मार्केट में ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप शेयर से ना डील करके अगर डेरिवेटिव्स के साथ डील करें तो ये पॉसिबल है। द रीजन बीइंग कि जब मैं शेयर्स की बात करती हूँ तो हम सिर्फ शेयर्स को बाय कर सकते हैं। मतलब जब मार्केट ऊपर उठेगी वो इकलौता ऐसा सिनेरियो होगा जहां पर हम लोग हमारे प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे या फिर हम लोगों को हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो आप ऊपर उठती हुई मार्केट में भी कमा सकते हैं और नीचे गिरती हुई मार्केट में भी कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक आपको कॉल का ऑप्शन मिलता है और एक आपको पुट का ऑप्शन मिलता है। कॉल इस तरीके से कैपिटल C कैपिटल E से डिनोटेड होता है, पुट ऑप्शन कैपिटल P कैपिटल E से डिनोटेड होता है। आपको लग रहा है कि यार जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट होगा और जब मार्केट नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपको लॉस होगा। लेकिन मानो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, तो जितनी ज्यादा मार्केट नीचे जाएगी उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है तो आपका लॉस हो जाएगा। ये चीज हम लोगों को शेयर्स में नहीं देखने को मिलती है कि मैं किसी तरीके से ऐसे शेयर्स के साथ इन्वॉल्व हो पाऊं कि शेयर प्राइस अगर गिर भी रहा है तो उसमें भी मैं प्रॉफिट बुक कर पाऊं। ऐसे जब हम शेयर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उन शेयर्स की डेरिवेटिव से एसोसिएटेड हैं, अगर हम उस कंपनी के डेरिवेटिव से एसोसिएटेड हैं, तो चढ़ती हुई मार्केट में कॉल ऑप्शन को बाय करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और गिरती हुई मार्केट में पुट ऑप्शन को बाय करके हम लोग हमारे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट से आप डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा और समझेंगे और उसके बीच में और शेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आएगा, जो कि है कि हम कितने क्वांटिटी के समथिंग बाय कर सकते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं शेयर्स की को बाय कर रही हूँ तो मैं कितने क्वांटिटी के शेयर्स को बाय कर सकती हूँ। जैसे मैं 1 शेयर को बाय कर सकती हूँ, 2 शेयर को बाय कर सकती हूँ, 10 शेयर को बाय कर सकती हूँ, 11 शेयर को बाय कर सकती हूँ, तो मैं जितने मर्जी शेयर को बाय कर सकती हूँ। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स, जो क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स है जिनको मैं बाय करती हूँ या फिर बाय कर सकती हूँ, वो सिर्फ डिपेंड करेगा मेरे डिसीजन के ऊपर। मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, क्या वो मुझे अलाउ करेगा 12 क्वांटिटीज को खरीदने के लिए या 15 क्वांटिटीज को खरीदने के लिए। मैं जितने मर्जी शेयर्स खरीदूं, मैं जितने मर्जी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को खरीदूं, मेरी मर्जी है। लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर ना लॉट साइज होता है। लॉट साइज का मतलब क्या है कि मानो अज्यूम करो कि एक डेरिवेटिव का लॉट साइज है 100, मतलब आपको 100 क्वांटिटीज के मल्टीपल में ही आप खरीद सकते हो। तो या तो मानो आप 100 क्वांटिटीज को खरीद लो, ठीक है, या आप 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 क्वांटिटीज को खरीद लो, या आप 100 मल्टीप्लाइड बाय 1300 क्वांटिटीज को खरीद लो, या आप 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 क्वांटिटीज को खरीद लो। लेकिन आप यहाँ पर 50 क्वांटिटीज नहीं खरीद सकते, आप यहाँ पर 70 क्वांटिटीज नहीं खरीद सकते। तो इसको और अच्छे से समझा जा सकता है अगर आप एक एग्जांपल लें कि मानो मेरे पास छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, बंद बॉक्सेस हैं, और हर एक बॉक्स के अंदर 10 कंचे हैं। मैंने किसी इंसान को 2 बॉक्सेस दे दिए, दूसरे इंसान को 6 बॉक्सेस दे दिए और किसी इंसान को मैंने 10 बॉक्सेस दे दिए। जिसके पास 2 बॉक्सेस गए हैं, इनडायरेक्टली उसके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20 कंचे हैं। जिसके पास
10 बॉक्सेस गए हैं, बिकॉज अब हर बॉक्स के अंदर 10 कंचे हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, उनके पास डायरेक्टली 100 कंचे हैं। तो अब कोई भी इंसान इस सिनारियो में आके मुझे ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास 15 कंचे हैं। तो या तो आपके पास एक बॉक्स है और 10 कंचे हैं, या आपके पास 2 बॉक्स और 20 कंचे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास 10 और 20 के बीच में किसी नंबर के कंचे प्रेजेंट हो। सेम चीज डेरिवेटिव में है कि आप जितना मन चाहे उतने क्वांटिटी के डेरिवेटिव्स नहीं खरीद सकते। आपको एक लॉट साइज डिफाइन किया जाएगा, फिर चाहे आप इसका 1 लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, 3 लॉट ले लो। जैसे कि मानो अगर इसके लॉट में 100 क्वांटिटीज है, तो अगर मैं एक लॉट लूंगी इसका मतलब 100 क्वांटिटीज, अगर मैं 2 लॉट लूंगी मतलब 200 क्वांटिटीज, 5 लॉट लूंगी मतलब 500 क्वांटिटीज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेवरेज। अब लेवरेज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डेरिवेटिव्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उनके जो इन्वेस्टमेंट में लॉसेज उनको दिख रहे हैं ना, चाहे वो कितने भी टेम्पररी क्यों ना हो, वो उन लॉसेज की भरपाई करना चाहते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट उनके पास ऑप्शन है कि भाई अगर मानो नीचे शेयर प्राइस गया है तो वो वेट कर सकते हैं कि शेयर प्राइस आगे ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा तब वो सेल कर देंगे। मैं बोल रही हूँ कि जो डेरिवेटिव है इनके लिए एक और नया दरवाजा खोल देते हैं कि जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में ये दिख रहा है कि हाँ भाई आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप उस लॉस की भरपाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो शेयर में नहीं है, और उसका नाम है लेवरेज। तो लेवरेज को बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। मानो अगर मैं कुरकुरे की बात करूं, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 10 रुपए तो देने पड़ेंगे ना एक कुरकुरे के पैकेट के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास कोई लेवरेज नहीं है। एक कुरकुरे पैकेट की कॉस्ट 10 रुपए है, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मानो अगर दुकानदार, जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, वो मुझे 5 की लेवरेज दे, 5 रुपए की नहीं 5 की लेवरेज दे, इसका मतलब मुझे 5 टाइम्स कम प्राइस पे करना पड़ेगा सेम चीज को लेने के लिए। मुझे अब 10 रुपए नहीं पे करने पड़ेंगे, 5 टाइम्स कम रुपीस देने पड़ेंगे सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने मुझे लेवरेज 5 का दिया। अब अगर मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से शेयर मार्केट के एग्जाम्पल में जाऊं, तो अज्यूम करो कि आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं 10 लाख रुपए की। तो ये अब आपके दिमाग में आएगा कि यार अगर 10 लाख की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो 10 लाख रुपए होने भी चाहिए। अब मानो जिस इंसान के पास 1 लाख रुपए है, क्या वो 10 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग कर सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव्स आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मानो आप शेयर खरीद रहे हैं, और शेयर खरीदते वक्त अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं 10 लाख रुपए की, तो यहाँ पर कोई लेवरेज नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए होने ही चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है तो टाटा बाय बाय, आप घर पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10 लाख के शेयर चाहिए, 10 लाख रुपए होने चाहिए। डेरिवेटिव्स में क्या होता है ना, डेरिवेटिव्स में जो ब्रोकर्स हैं वो हमें लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। चाहे मैं अपस्टॉक्स की बात करूं, या मैं पेटीएम मनी की बात करूं, या मैं जीरोधा की बात करूं, ये सारे ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं जिनके साथ वाइडली इंडिया में लोग एसोसिएटेड हैं और डेली बेसिस के ऊपर खूब ट्रेडिंग करते हैं और खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो ब्रोकर्स है ना, ये हम लोगों को लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। दैट लेट अस अज्यूम कि मेरे पास लेवरेज है 5 का। इसका मतलब तुम समझे, इसका मतलब अगर मैं 2 लाख रुपए भी, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए भी है, तो बिकॉज मेरे पास लेवरेज है, प्लीज इसको ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए भी है, तो अगर मेरे पास 5 की लेवरेज है ना, तो 2 लाख रुपए होने के बावजूद मैं जो ट्रेडिंग है 10 लाख रुपए से कर सकती हूँ। ये ब्रोकर मुझे अलाउ करता है। तो ये जो लेवरेज है शेयर्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, और लेवरेज की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट में लॉसेस दिख रहे हैं, तो उन लॉसेस को छुपाने के लिए या फिर उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए वो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं, इसको आओ समझते हैं। लेट अस अज्यूम मैंने 200 रुपए का एक शेयर खरीदा, ठीक है, एक शेयर नहीं खरीदा, मानो भाई मैंने ना ऐसे यहाँ पर 10 शेयर्स ले लिए थे। एक शेयर का जो कॉस्ट था वो 200 रुपए था। अब आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 2000 रुपए की। तो बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जितने के खरीदना चाहते हैं शेयर्स, उतने आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास किसी भी तरीके का कोई लेवरेज नहीं है। तो अगर मैं 20,000 के शेयर्स को खरीदना चाहती हूँ तो मेरे पास 20,000 रुपए होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, मुझे लॉस हो गया। मानो जो शेयर प्राइस है इस तरीके से 10% से डिक्रीज कर गया, तो 10% से डिक्रीज कर गया मतलब जो प्राइस पहले 200 था पर शेयर, अब वो 180 हो गया पर शेयर। तो अब जो प्राइस है
वो हो गया 180 पर शेयर। पहले भी मेरे पास 10 शेयर्स थे, अब भी मेरे पास 10 शेयर्स हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 2,000 रुपए की थी, और अब वो 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 1,800 रुपए की दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर कितने का लॉस देखने को मिल रहा है? मुझे यहाँ पर 200 का लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये वाले इंस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर सकता है? डेरिवेटिव्स की हेल्प ले सकता है कि अब की बार उसने शेयर खरीदा, ग्रेट, 200 का लॉस हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसने क्या किया ना, शेयर को खरीदते खरीदते इसने एक डेरिवेटिव भी खरीद लिया था, और इसने डेरिवेटिव खरीद लिया था पुट ऑप्शन का, जहां पर इसको लेवरेज मिल गया था 5 का। 2,000 की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसके 2,000 रुपए नहीं लगे, इसके 2,000 डिवाइडेड बाय 5, 400 रुपए लगे। अब मानो अगर शेयर प्राइस 10% से गिर जाता है तो जो पुट है 10% से इंक्रीज हो जाएगा। दिए सिर्फ 400 रुपए हैं, लेकिन तुम गेम कितने की खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो तुम 2,000 की। तो अभी 2,000 में अगर मैं 10% को इंक्रीज कर दूं तो वो कितना हो जाता है? 22,000। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 200 का प्रॉफिट हो गया। तो सबसे बेस्ट वे ये होता है, कभी भी अगर आप शेयर को खरीद रहे हैं, को लग रहा है कि शेयर प्राइस अभी किसी रीजन से नीचे जाएगा, तो साथ में पुट ऑप्शन को खरीद लो, ताकि जितना भी प्राइस नीचे जाए पुट ऑप्शन का उतना ही प्राइस बढ़ जाए, और जो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस एक तरीके से आपके रिकवर हो जाए। ये होता है लेवरेज, और ये जो मैंने प्रोसेस बताई है इसको हेजिंग बोला जाता है। तो आई कैन से कि जब लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उसको हेजिंग बोला जाता है। बाकी ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई, वो तो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग ही डेरिवेटिव्स पे करते हैं। तो वो डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी प्रीवियस लॉस को छुपाने के लिए नहीं, एक नए प्रॉफिट को क्रिएट करने के लिए। उसी का नाम स्पेक्यूलेशन दिया गया है। हेजिंग और स्पेक्यूलेशन में डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन का है। अगर आप डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने लॉसेस को छुपाने के लिए, कम करने के लिए, तो आप हेजिंग कर रहे हैं। और अगर मानो आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको फिर स्पेक्यूलेशन बोला जाता है। तो ये हेजिंग क्यों हो पाई? इसलिए हो पाई क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर एक प्रॉपर्टी थी लेवरेज की, कि कैसे डेरिवेटिव्स के सिनारियो में ब्रोकर हमें लेवरेज प्रोवाइड करता है, जो हम लोगों को शेयर्स के सिनारियो में नहीं देखने को मिलता। और ये लेवरेज ही वो रीजन है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसे कि शेयर मार्केट में आपने 2,000 रुपए लगाए, तो अगर मानो 10% प्राइस इंक्रीज भी करता तो वो कहाँ तक जाता? 2,200 तक जाता। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 का। तो 2,000 लगा के मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ है। अब मानो अगर मैं एक डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ जहां पर लेवरेज 5 का है, तो मेरे लगे 400 ही रुपए हैं, लेकिन 400 रुपए लगने के बावजूद अगर मुझे 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको 50% प्रॉफिट बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, इनके अंदर लेवरेज होने की वजह से आप जो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बहुत ज्यादा है, और जो आपको लॉस भी फिर देखने को मिलेगा अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के, बिना स्टॉक को स्टडी किए, बिना मार्केट को स्टडी किए अगर आप डेरिवेटिव्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल चुटकियों में लॉसेस भी देखने को मिल जाएंगे। इतना डिस्कशन करने के बाद आई एम रियली होपिंग कि आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट पता लग गया हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डेरिवेटिव्स की डिस्कस की है, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो फ्यूचर्स की भी है और ऑप्शंस की भी है। और बिकॉज हम लोग हमेशा इनको शेयर्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो हमें ये भी पता लग गया कि कहाँ पर डेरिवेटिव्स हमारे लिए एडवांटेज लेके आते और कहाँ पर शेयर्स का खरीदना डेरिवेटिव्स के ऊपर सही डिसीजन हो सकता है। अब जरा सा बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। तो जैसे मैंने बताया, अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज डेरिवेटिव्स की डिस्कस की है वो फ्यूचर्स में भी है, ऑप्शंस में भी है। अगर मानो मैं किसी कंपनी का नाम लूं, अडानी ले लेते हैं, अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको अडानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स भी दिख जाएंगे और अडानी एंटरप्राइजेस के ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। तो बेसिकली आपको फ्यूचर 3 ही दिखते हैं। अगर मैं अभी बोलते कि भाई आज जो डेट है वो 2 अगस्त है, तो मुझे 3 फ्यूचर्स देखने को मिलेंगे। अगस्त फ्यूचर देखने को मिलेगा, मुझे सितंबर फ्यूचर देखने को मिलेगा, और एक मुझे अक्टूबर फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं फ्यूचर के। लेकिन अगर मानो मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे कि मानो मैं अडानी की बात करूं, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि मानो 2800 के ऊपर मुझे कॉल का ऑप्शन भी दिख रहा है, मुझे पुट का ऑप्शन भी दिख रहा है। फिर 2600 के ऊपर मुझे कॉल का ऑप्शन भी दिख रहा है, मुझे पुट का ऑप्शन भी दिख रहा है। फिर मुझे 2200 के ऊपर भी कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, पुट का ऑप्शन दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत वैरायटी से मुझे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है इनमें एक्सपायरी का। जैसे कि मैंने बताया कि अभी फ्यूचर्स में अगर मैं अज्यूम करूं कि अभी मैं अगस्त मंथ में हूं, तो एक मुझे अगस्त फ्यूचर देखने को मिलेगा जिसको नियर फ्यूचर बोला जाता है। एक मुझे सितंबर फ्यूचर देखने को मिलेगा जिसको नेक्स्ट फ्यूचर बोला जाता है,
और एक मुझे अक्टूबर फ्यूचर देखने को मिलेगा जिसको फार फ्यूचर बोला जाता है। तो इनकी जो एक्सपायरी डेट है, मानो अगर आपने अडानी का फ्यूचर खरीद लिया, आपने अडानी का अगस्त का फ्यूचर खरीद लिया, अब जो अगस्त के मंथ में जो लास्ट थर्सडे होगा वो इसकी एक्सपायरी डेट होगी। अगर मानो आपने सितंबर का फ्यूचर खरीद लिया तो सितंबर का जो लास्ट थर्सडे होगा वो ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव की एक्सपायरी डेट होगी। एंड सेम गोज फॉर द अक्टूबर। तो अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस बहुत इंक्रीज होने वाला है इस महीने में या बहुत ज्यादा डिक्रीज होने वाला है, तो आप फ्यूचर्स ले सकते हैं। इनके अंदर भी कॉल का ऑप्शन है और पुट का ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगस्त के मंथ में बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसके फ्यूचर को बाय कर लो, तो उसके कॉल ऑप्शन को बाय कर लो। अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होगा तो उसके पुट ऑप्शन को बाय कर लो। हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे है वो उसकी एक्सपायरी डेट होगा। और इनकेस मानो थर्सडे को कोई नेशनल हॉलीडे है तो उससे पहले का जो वेडनेसडे है वो उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगा। उसी तरीके से अभी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस के अंदर मैंने तुम्हें बताया बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इनकी अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है। आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसका एक्सपायरी डेट 3 अगस्त हो, आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसका एक्सपायरी डेट 10 अगस्त हो, कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज होती है इनका प्राइस। तो देखो जो फ्यूचर है ना, जैसे कि अगेन अज्यूम करती हूँ कि अभी मैं अगस्त के मंथ में हूँ, तो एक मेरे पास अगस्त का ऑप्शन है, एक मेरे पास सितंबर का ऑप्शन है। अभी ऐसा करते हैं अगस्त वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि अभी मैं अगेन अडानी शेयर्स की बात कर रही हूँ। तो अगर मानो अडानी का जो कॉस्ट है पर शेयर उसकी वैल्यू है 2000, तो यहाँ पर ये 2000 थोड़ा सा ऊपर ही होगी। जैसे कि मानो वो 2000 से थोड़ा सा 100 पॉइंट्स ऊपर हो गई, मानो ये मेरे पास हो गया 2100। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि जो फ्यूचर्स में आपको जो प्राइजेस दिखेंगे, जो फ्यूचर्स में चार्ट्स में आपको जो प्राइजेस वेरी करते हुए दिखेंगे वो रियल प्राइजेस से ही कंपेरेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो अडानी का शेयर प्राइस है वो 2000 रुपए है और जब आप फ्यूचर के चार्ट को खोल के देख रहे हैं तो वहां पर 8 पॉइंट 10 पॉइंट 11 पॉइंट इस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऑप्शंस में हो सकता है। अब मैं आपसे एक ऐसी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूंगी जो काफी न्यू ट्रेडर्स कभी कभी कर बैठते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। वो या तो निफ्टी को देखते हैं जो एनएससी के अंदर आता है, या फिर वो सेंसेक्स को देखते हैं जो बीएससी के अंदर आता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि यार निफ्टी का प्राइस तो बढ़ रहा है, फटाफट से मैं ऐसा करता हूँ एक्स कंपनी के कॉल ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ। या फिर वो सोचेगा कि यार सेंसेक्स का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा गिर रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ एक्स कंपनी के पुट ऑप्शन को बाय कर लेता हूँ। लेकिन आपको ये ग्रेव मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो निफ्टी है ये एक इंडेक्स है, कि ये जो निफ्टी है कोई चीज नहीं है, निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, निफ्टी के आप शेयर नहीं खरीद सकते। निफ्टी बस एक मार्केट का इंडेक्स है जिसके अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं। और सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है जिसके अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं। तो अभी मानो इन 50 स्टॉक्स में से ए स्टॉक है, बी स्टॉक है, सी स्टॉक है, ठीक है। अब ए स्टॉक बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गया, सी स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गया, लेकिन बी स्टॉक गिर रहा है। तो ऑल टुगेदर तो आप यही बोलोगे ना कि जो निफ्टी का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन निफ्टी के प्राइस के इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनके सबके शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। निफ्टी के अंदर तो देखो ये बी वाला स्टॉक भी है लेकिन इसका शेयर प्राइस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि व्हाट इफ अगर ये जो नया ट्रेडर है वो देखता है कि निफ्टी का शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वो इसी के शेयर्स को ले ले, या फिर क्या पता वो इसी के डेरिवेटिव को ले ले, तो नुकसान आएगा ना। तो आपको ये चीज बिल्कुल डेफिनेटली देखनी है कि आप जिसके भी डेरिवेटिव को खरीदना चाहते हैं, चाहे आप फ्यूचर को खरीदे या फिर आप ऑप्शन को खरीदे, आप उस स्टॉक को बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले मंथ्स में, पिछले वीक्स में किस तरीके से प्राइजेस वेरी किए हैं। बिजनेस चैनल्स को देखिए, बिजनेस न्यूज को पढ़िए कि उस कंपनी से एसोसिएटेड फिलहाल कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं जो या तो उसके शेयर प्राइस को बढ़ा सकते हैं या फिर वो उसके शेयर प्राइस को गिरा सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में बात करें और हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में ना बात करें। तो अगेन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी ये शेयर्स नहीं है, ये कंपनीज नहीं है, इनको कोई ओन नहीं करता है। आप इनके शेयर्स नहीं खरीद सकते, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप इनके डेरिवेटिव्स खरीद सकते हैं कि इनके सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही अवेलेबल होंगे। अगर मानो मैं अडानी की बात करूं तो अभी अगेन ये कंपनी है, आप इसके शेयर भी खरीद सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप इनके डेरिवेटिव्स भी खरीद सकते हैं और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करूं तो इनके सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स अवेलेबल होते हैं, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसके अंदर 12 बैंक आ जाते हैं, आप आराम से गूगल करके वो लिस्ट निकाल सकते हो। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं तो इनके अंदर बैंक भी आते हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो लोन देती है या इंश्योरेंस देती है, वो वाली कंपनी भी इनका हिस्सा है।
और अब अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर था, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के साथ-साथ वो वाली कंपनीज़ भी थी जो या तो लोन देती हैं या फिर इंश्योरेंस देती है, लेकिन यहाँ पर हर तरीके का सेक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इन तीनों में से निफ्टी सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मतलब निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं, निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनीज़ हैं, निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्टर्स हैं। इन तीनों में से निफ्टी लार्जेस्ट है, सबसे कम वॉलेटाइल होती है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निफ्टी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब कोई इंसान ये भी सोच सकता है कि निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें अगर हम इनके शेयर्स को नहीं खरीद सकते। तो मैंने बताया ना 3 तरीके के फ्यूचर्स हैं। अगर मानो मैं अगस्त की बात करूँ तो एक अगस्त का फ्यूचर हो गया, एक सितंबर का फ्यूचर हो गया और एक अक्टूबर का फ्यूचर हो गया। तो आप क्या करो, अगस्त के फ्यूचर को बाय कर दो। जैसे ही जो इसकी एक्सपायरी डेट हो तब वहाँ से निकल जाओ, सितंबर के फ्यूचर को बाय कर लो। फिर यहाँ से निकल जाओ इसकी एक्सपायरी डेट के ऊपर और अक्टूबर फ्यूचर को बाय कर लो। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं तीनों में। अगर मैं जनरल सेंस में बात करूँ तो निफ्टी में हम लोग को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। बस इतना डिफरेंस है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। सो आई एम होपिंग आपको ये वीडियो खूब पसंद आई हो और फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो से मिल गई है। मैंने ट्राई किया है कि मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट सेंटेंसेस की हेल्प से आपको समझाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। दैट इज़ ऑल एवरीवन। अगर कोई रिकमेंडेशन है किसी वीडियो के, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Adios.